So let's do some more numericals based upon delta TF and delta TB. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लिखते हैं, लिखिए सब लोग। डिप्रेशन इन freezing point of a 0.01 molar aqueous CH3COOH solution is 0.02046 degree centigrade. Depression in freezing point of a 0.01 molar aqueous CH3CO solution is 0.02046 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बोला गया है 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, और ये यूरिया वाला भी एक्वस सॉल्यूशन है, freezes at -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, assuming छोटा m इक्वल टू बड़ा m, मतलब मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, फाइंड pH ऑफ CH3COOH सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करिए, सब लोग अटेम्प्ट करिए, इसको सॉल्व करते हैं फिर। चलिए भाई, हो गया, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, आपको बोला गया है कि एक तो आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, राइट, और उसका जो डेल्टा TF है वो 0.02046 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, ठीक है, और उसका जो मोलैलिटी है वो है 0.01 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर बोला गया कि एक 1 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन लिया गया। अब ये 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का जो चीज दिया हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग KF, क्योंकि आप गौर से देखो तो क्वेश्चन में कहीं भी KF नहीं दिया हुआ है।
तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दो कि डेल्टा यूरिया के लिए बात करो, तो यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप जानते भी हो पहले से, यूरिया में तो कोई आई की बात होती नहीं है। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू एम। अभी फ्रीजिंग पॉइंट -1.86 है, तो कितने से कम हो गया? 1.86 से, क्योंकि पानी का 0 होता है, और मैंने आपको बताया है कि भाई खाली मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो डेल्टा TF का वैल्यू आप 1.86 पुट करोगे, KF आप जानते नहीं हो, और मोलालिटी आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से, और आई तो उसके लिए कुछ होता नहीं है, मतलब आई होता है 1 होता है बेसिकली, आई का फैक्टर की बात होगी नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां से यू गेट द वैल्यू ऑफ KF एज 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। ये यहां से KF की वैल्यू आई। अब क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करें कि अब हम ये जो KF आया इतना वैल्यू, ठीक है, अब हम लोग KF तो उतना ही रहेगा, क्योंकि KF डिपेंड करता है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पे, सोल्यूट क्या मिलाया गया इससे कोई मतलब नहीं है। सो KF इज अ कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो उतनी रहने वाली है। तो अब हम लोग इस सोल्यूशन पे आ जाते हैं, इसका भी KF उतना ही होगा, और फिर से इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, पीएच निकालने की बात हो रही, मतलब पक्का डिसोसिएट हो रहा होगा। एसिटिक एसिड याद करिए, मैंने आपको बताया था एसोसिएट करता है, लेकिन बेंजीन में करता है, पानी में नहीं, पानी में वो डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फिर से आप लिख दोगे क्या भाई, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। तो ये इसकी मोलालिटी है, ये इसका डेल्टा TF है, KF निकाल चुके हो, जल्दी से I का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है मुझे बताओ। एसिटिक एसिड का I निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 1.1। I का वैल्यू 1.1 आ रहा है। सब लोग देखिए सॉल्व करके एक बार। 1.1 0.0246 divided by 0.01 divided by 1.86। एक मिनट, 1.1 आ रहा है। पॉइंट 0246 सॉरी 0.020 divided by 0.01 divided by 1.86। 1.1 आ रहा है, ठीक है भाई, आया सभी का? यस सर। हाँ, तो ये आई आया। अब क्या करें बताओ, अब क्या कर सकते हैं, अब निकाल लेते हैं एसिटिक एसिड के लिए अल्फा। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा, नोट करते चलो। तो 1.1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एसिटिक एसिड के लिए n कितना होगा भाई, जब टूटेगा तो एक H प्लस बनाएगा और एक CH3CO माइनस बनाएगा, तो n का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ 1 प्लस अल्फा आएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.1 आ जाएगा। समझ में आया बात का मतलब? जल्दी से नोट करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। यस सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। अल्फा इक्वल टू 0.1, ठीक है। आगे देखो, अब एसिडिक तुम्हें क्या बताना है, पीएच बताना है बेटा, याद करो आयनिक वाले दिन, CH3COOH एक्वस। पीएच मतलब तुम्हें बेसिकली H प्लस की मोलैरिटी ही तो बतानी है, पीएच मतलब तुम्हें H प्लस की मोलैरिटी बतानी है बेटा। तो इसको इस तरह से लिखते थे C00, और यहाँ पे क्या लिखते थे, C1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या लिखते थे, C अल्फा, यहाँ लिखते थे C अल्फा। तो H प्लस की मोलैरिटी हो गई कितने के बराबर, C अल्फा के बराबर। समझ गए बात को? C क्या होता था, मोलैरिटी होता था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है मोलैरिटी और मोलैरिटी सेम ले लो, तो मोलैरिटी 0.01 था,
और वही मोलैरिटी भी ले लिया और अल्फा 0.1 था, तो ये कितना आ गया 10 की पावर -3 मोलर। समझ गए? और अगर ये है तो पीएच कितना हो गया 3 हो गया। ये हो गया आंसर। क्लियर है सबको? नोट करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट हो गया? आगे बढ़े? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। वन लीटर of an aqueous solution of urea has rho equals to 1.060 gram per ml. It is found to have F1 के अब सारे लोग आ गए मेरे हिसाब से ग्रुप पे, अब तो कोई नहीं बचा है। चलो भी बाद में बात करेंगे इस बारे में, पहले क्वेश्चन नोट करो। इट इज फाउंड टू हैव डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इफ, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था कि ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अगर सब लोग आ गए तो। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट से मतलब है मास, गॉन इनटू वेपर फेज। Then find the amount of water gone into vapor phase. चलो इस क्वेश्चन से हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। पहले आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें जल्दी से, ठीक है? तो देखिए बेटा, हमको क्या बोला गया है, 1 लीटर1 liter of an aqueous solution of urea, यूरिया आप सब जानते हो क्या होता है, has density equal to 1.060 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन का 1 लीटर यानी कि 1000 ml है और उसका जो मास है वो है वॉल्यूम, जो उसका मास है वो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वो है 1060 ग्राम। ठीक है, और इसका 1 मिनट यार, कुछ मोलैरिटी वगैरह नहीं दिया हुआ है, कुछ मुझसे गड़बड़ होगी क्या? अच्छा, एक डेटा छूट गया है, डेटा ये छूटा है, केबी, पानी का केबी छूट गया, 0.5 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, 0.5 केल्विन केजी मोल इनवर्स ये दिया हुआ है। तब तो कुछ करना नहीं, ये सब ठीक है, डेंसिटी वेंसिटी का जरूरत ही नहीं है।
दे दिया है क्वेश्चन में। अब भाई हमको केबी दिया हुआ है ना, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करें कि हमारे पास ऐसे तुम समझो यूरिया का सोल्यूशन है, ठीक है, और यूरिया होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तुम्हें मालूम है, और उसका डेल्टा टीबी दिया हुआ है और उसका केबी तुम्हें दिया हुआ है, तो तुम बहुत आराम से उसका मोलालिटी निकाल सकते हो ना यार। यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो आप सीधे सीधे क्या लिखो भाई, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी। समझ गए। तो डेल्टा टीबी दिया हुआ है 0.5, केबी भी दिया हुआ है 0.5, इसका वैल्यू 0.5, इसका वैल्यू भी 0.5 पुट करोगे, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाएगा कि इसका मोलालिटी जो है वो हो गया 1 के बराबर, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन की मोलालिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसको तुमने गर्म कर दिया 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर गॉन इनटू वेपर फेज। इस स्लाइड का बेटा सब कुछ नोट कर लो, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ठीक है। इतना आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे हम लोग समझने जा रहे हैं द डिफरेंस, जो इस क्वेश्चन का, जिसलिए इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है, यहां पे हम लोग समझने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड द बिहेवियर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन हीटिंग अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बिहेवियर के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा जब तुम उन्हें उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ले जाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, प्योर वाटर है इस कंटेनर में, ठीक है। अच्छा, 1 atm प्रेशर है, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप मान लो इसको बर्नर लगा के गर्म कर रहे हो, तो जैसी इसका टेम्परेचर 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, है ना, 100 पे इक्विलिब्रियम आता है, थोड़ा सा भी 100 से ज्यादा होगा, ये सारा का सारा लिक्विड जो है वो एक बार में पूरा का पूरा इवेपोरेट करके गैस फेज में चला जाएगा। मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जैसे ही आप उस टेम्परेचर के ऊपर जाओगे, थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे, तो वो पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो एकाएक बॉयल करके गैस फेज में चला जाएगा फॉर एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अज्यूमिंग वी आर एट 1 atm, जो कि जनरली 1 atm ही होता है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन के साथ ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन के साथ क्या होगा जरा ये समझना। देखो, सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, जैसे अभी तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास एक 1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन था, ठीक है, 1 मोलल एक्वस यूरिया का सॉल्यूशन था। अच्छा, इसका डेल्टा टीबी जो है वो आया था 0.5 आया था, क्वेश्चन में डेटा में दिया हुआ था। तो डेल्टा टीबी अगर 0.5 है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर 1 atm ही जनरली रहता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है उसे। तो अगर 1 atm है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0.5 तो एलिवेशन है ना, तो 0.5 से बड़ा है, तो 0.5 से बड़ा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, ठीक है। अब सपोज करो कि तुमने यहां पर कोई बर्नर वगैरह लगा करके, ठीक है, इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, सॉल्यूशन को। तो 100.5 तो बॉइलिंग पॉइंट है, 100.5 से जैसे ही तुम थोड़ा सा ऊपर निकलोगे, जैसा इसके साथ हुआ था वैसा इसके साथ नहीं होगा। देखो, तुम्हें यहां पे ये समझना है कि जैसे जैसे तुम इसको गर्म करोगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर,
तो इसमें से इवेपोरेट करके ऊपर कौन जाएगा, पानी या यूरिया? क्या यूरिया भी इवेपोरेट करके जाएगा? नो सर। सिर्फ पानी जाएगा, ठीक है। यस सर। तो बेटा इसमें से क्या होगा कि इसमें से जैसे जैसे अच्छा अब यूरिया उतना ही है, ये बात ध्यान रखना, यूरिया का अमाउंट उतना ही है। तो इसमें से जैसे जैसे सॉल्वेंट, जैसे जैसे इसमें से सॉल्वेंट निकलता जाएगा, जैसे जैसे इसमें से सॉल्वेंट निकलता जाएगा, वैसे वैसे बचे हुए सोल्यूशन का जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी इंक्रीज करेगी, बिकॉज मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. The moles of solute is remaining the same, but the solvent is going out from the solution. So obviously denominator छोटा हो रहा है तो मोलैलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और मोलैलिटी जैसी बढ़ी तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। अब तो इसका डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि तुम 100.5 के ऊपर गए तो सारा का सारा सोल्यूशन एक बार में चला गया। वो सोल्यूशन लगातार जैसे जैसे उस सोल्यूशन में से सॉल्वेंट निकलता जा रहा है, जैसे जैसे सॉल्वेंट निकलता जा रहा है, वो सोल्यूशन ग्रेजुअली लगातार अपने बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो बढ़ाता जाता है। सॉल्वेंट जैसे जैसे उसमें से निकल रहा है, लगातार उसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अब अगर तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ो तो वहां पे बोला है कि तुमने इस सॉल्यूशन को गर्म कर दिया 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 101.5 तक गर्म किया। तो 101.5 तक गर्म करने के बाद, 101.5 तक गर्म करने के बाद जो चीज अभी भी इक्विलिब्रियम में है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा चुकी है। आपने 101.5 तक गर्म किया है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चले गए आप, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाने के बाद अभी भी जो बचा हुआ सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में है बेटा, इसका मतलब वो 101.5 पे इक्विलिब्रियम पे है, मतलब वो पानी के रिस्पेक्ट में अपने बॉइलिंग पॉइंट को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा चुका है। वो अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी उसने 1.5 कर लिया है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी, जो कि दिया हुआ है वो तो कांस्टेंट रहता है, इनटू एम, यानी कि इसकी मोलैलिटी जो है वो अभी हो चुकी है 3 के बराबर। तो शुरू में मोलैलिटी कितनी थी 1, लेकिन अभी पानी निकल जाने के बाद मोलैलिटी 3 हो गई। अब अगर मोलैलिटी 3 है, ठीक है, तो देखो शुरू में सोल्यूशन का, इसको नोट करो जल्दी से, इतना नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताओ। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, वो जो डेटा था उसकी जरूरत अब पड़ेगी जो शुरू में दिया हुआ था। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो 1000 ml दिया था, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया था 1.060 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया 1060 ग्राम, ठीक है। और मोलैलिटी 1 था, तो मोलैलिटी 1 था, एक मिनट यार, मोलैलिटी वाज 1, मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन वेट ऑफ सोल्यूशन है 1060 ग्राम, है ना।
और मोलैलिटी 1 है शुरू वाले की, जो ओरिजिनल सोल्यूशन था, ठीक है। तो इसमें एक मिनट रुक जाओ। 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन है, वॉल्यूम 1000 ml है, और डेंसिटी है वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया ना। तो और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मोलैलिटी 1 है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, मोलैलिटी 1 है, इसका मतलब 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल यूरिया है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है क्या, ये 1060 कैसे आया होगा, ये सोच पा रहे हो। 1 मोल यूरिया मतलब 60 ग्राम हो गया ना। तो ये 1060 मतलब ये जो सोल्यूशन है मोलैलिटी 1, मतलब जो 1 लीटर वॉल्यूम तुमने लिया है, उस 1 लीटर वॉल्यूम में 1 मोल यूरिया होगा। मतलब ओरिजिनल सोल्यूशन में 1 मोल यूरिया था, ऐसा समझ पा रहे हो। यस सर। देखो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है ना, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। और मोलैलिटी 1 है, ये बात आप निकाल चुके हो, मतलब ये तो कैलकुलेट ही कर लिया था हम लोगों ने ना, मोलैलिटी 1 है, ठीक है। तो इतने सोल्यूशन में अगर अगर तुम मानो कि तुम्हें जैसे ये निकालना है कि ये जो 1 लीटर सोल्यूशन हमने लिया, ठीक है, जो 1 लीटर सोल्यूशन हमने लिया, इसमें सोल्यूट का मोल्स कितना है, तो इसकी मोलैलिटी 1 है, सोल्यूट का मोल्स n मान लो। तो 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या लिखोगे, 1060 माइनस n इंटू 60 और इंटू 1000। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आई एम श्योर n का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, n का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 आएगा। यस सर। यस सर। ये यस सर। समझ में आया मैंने कैसे बनाई इक्वेशन ये। देखो फिर यस सर। हमारे पास क्या था कि हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन था, तो मैं ये निकालना चाहता था कि उसमें यूरिया के कितने मोल्स हैं। तो मैंने मान लिया n मोल्स हैं। तो यूरिया के अगर n मोल्स मैंने माने, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर दिया, तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया, और इनटू 1000 इक्वल टू मोलैलिटी आया। तो यहां से n का वैल्यू आया 1 मोल। मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास सोल्यूशन है उसमें यूरिया का 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब तुम गर्म करे जब, तो मोलैलिटी तो 3 हो गया ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अभी जब आपने हीट किया तो मोलैलिटी कितना हो गया, 3। मोलैलिटी इसलिए होगा क्योंकि सॉल्वेंट कुछ निकल गया उसमें से। जैसे इसमें 1 मोल यूरिया था और 1000 ग्राम पानी था। जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें ऐसे समझ लो, ओरिजिनल सोल्यूशन में 60 ग्राम था यूरिया और 1000 ग्राम था पानी, तभी उसका मास था 1060, ठीक है। तो अभी जो मोलैलिटी है वो हो चुकी है 3 के बराबर, ठीक है। तो मोलैलिटी 3 क्यों हुई है, क्योंकि सॉल्वेंट का मास कम हो गया है। यूरिया तो अभी भी 1 मोल है, तो 1 अपॉन W सॉल्वेंट इन केजी। तो W सॉल्वेंट यहां से कितना आ गया भाई, बोलो। 1 बाय W सॉल्वेंट यहां से आ गया 1 बाय 3 kg। तो पहले कितना पानी था शुरू में, कितना पानी था, 1 kg। एक अभी कितना पानी बचा है, 1/3। 1/3। तो वेपर कितना बन गया, वेपर 2/3। वेपर जो 2/3। चला गया वो हो गया 2/, 2/3। नोट कर लो जल्दी से।
देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि तुमने 1.5 तक 100.5 उसका बॉइलिंग पॉइंट था, तुमने 101.5 तक गर्म किया। तो अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हीट करने पर उड़ जाता पूरा पूरा, लेकिन सॉल्यूशन में से जैसे जैसे सॉल्वेंट निकलेगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट निकलेगा वैसे वैसे बचे हुए सोल्यूशन का जो मोलैलिटी है वो बढ़ने लगेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगेगा। तो तुमने 101.5 तक जब गर्म कर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चले गए हो, बॉइलिंग पॉइंट 100.5 था, 101.5 पे जाने के बाद भी जो इक्विलिब्रियम पर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को 1.5 से बढ़ा चुका है, 1.5 से। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 1.5 हो गया, डेल्टा टी भी अगर 1.5 हो गया, तो मोलैलिटी 3 निकल के आया। और मोलैलिटी अगर 3 है तो सोल्यूट का मोल तो उतना ही रहेगा, सॉल्वेंट का मास कम हो गया है, तो वो 1/3 kg आ रहा है, ठीक है। और 1/3 kg आ रहा, तो वेपर कितना चला गया, पहले 1 kg था, अभी 1/3 kg बचा, तो वेपर 2/3 kg हो गया। इसको नोट करो। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी हो सकता है। एक वैसा क्वेश्चन भी करते हैं। नोट हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थाउजेंड ग्राम ऑफ H2O have 0.1 mole urea and its freezing point is minus 1000 gram of H2O have 0.1 mole urea and its freezing point is minus 0.2 degrees centigrade. And now it is freezed up to minus 2 degrees centigrade. Find mass of ice formed. चलो अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन जल्दी से। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं फिर से। 1000 ग्राम ऑफ H2O have 0.1 mole urea and its freezing point is minus 0.2 degree centigrade and now it is freezed up to minus 2 degree centigrade. Find mass of ice formed. चलो अटेम्प्ट करो इसे। $900 ग्राम। बिल्कुल ठीक आंसर लग रहा है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1000 ग्राम पानी लिया और उसमें 0.1 मोल यूरिया मिला दिया, ठीक है। तो उसकी मोलैलिटी जो है वो तो 0.1 हो गई, द मोल्स ऑफ सोल्यूट।
इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा भाई, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 है, यानी कि डेल्टा TF हो गया 0.2, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड बोलो चाहे केल्विन बोलो। अच्छा, अब क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M होता है। हर सॉल्वेंट का अपना खुद का एक KF होता है, जो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सल्यूट पे नहीं। यूरिया की बात हो रही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I का फैक्टर तो आएगा नहीं, तो यहां से KF की वैल्यू हमको साफ साफ दिखाई दे रही है, सॉल्व करने पर आ जाएगी 2 केल्विन kg मोल। ठीक है। अब देखो भाई, अब सपोज करो कि तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन था और इसका फ्रीजिंग पॉइंट था -0.2, तो अगर ये कोई प्योर सॉल्वेंट होता तो तुम जैसी इसे -0.2 से थोड़ा सा भी नीचे ले जाते, ये पूरा का पूरा एक बार में जम जाता। लेकिन ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, ये है सॉल्यूशन। तो अब इसमें से जैसे जैसे आइस निकलने लगेगा, जो सॉल्वेंट है, जैसे पिछली बार सॉल्वेंट इवेपोरेट कर रहा था, इस बार सॉल्वेंट अलग होकर सॉलिड बनाएगा, और पानी है तो उस सॉलिड का नाम आइस बोला जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें से आइस बनने लगेगा, वैसे वैसे बचे हुए सॉल्यूशन का मोलैलिटी बढ़ेगा, और अगर मोलैलिटी बढ़ेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मोलैलिटी बढ़ेगा तो उसका डेल्टा TF बढ़ेगा, और डेल्टा TF अगर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा। तो -2 तक ठंडा करने के बाद भी जो चीज अभी भी इक्विलिब्रियम पे है, वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट को 2 से घटा चुका है। ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, फिर से लगाओ KF इंटू M। तो डेल्टा TF तो हो गया 2 के बराबर, KF का वैल्यू भी 2 के बराबर है, M निकालना है, M का वैल्यू 1 आ गया। तो अभी मोलैलिटी 1 हो चुकी है। तो नई मोलैलिटी अगर 1 है, नई मोलैलिटी अगर 1 है, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट है 0.1, वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ पानी की बनेगी, यूरिया की तो बर्फ बनेगी नहीं, यूरिया तो पहले से सॉलिड है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इन kg, तो W सॉल्वेंट इन kg यहां से आ गया 0.1 kg, जिसको तुम चाहो तो 100 ग्राम भी लिख सकते हो। तो 100 ग्राम अभी बचा है, तो 100 ग्राम अगर बचा है तो बर्फ कितना जम गया, 900 ग्राम बन गया, क्योंकि पहले 1000 ग्राम था। तो मास ऑफ आइस जो है वो आ जाएगा 900 ग्राम के बराबर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है कि ये जो KB और KF होते हैं, ठीक है, KB और KF मैंने बताया था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो KB और KF के लिए क्या बेटा, 2 छोटे छोटे फॉर्मूले भी हैं। वो फॉर्मूले क्या थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव हो जाते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे दूर दूर तक उनका डेरिवेशन जो है वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे भी तो भी इनके डेरिवेशन के बारे में चर्चा नहीं होती है ना। और इनफैक्ट ये फॉर्मूले के क्वेश्चन भी जो है वो जेईई में एज सच नहीं आते हैं, बट पैकेज में एक आध क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। तो क्या होता है कि KB और KF के लिए फॉर्मूला होता है, पहले वो फॉर्मूला जरा मैं लिख देता हूँ, और कैसे उसको यूज करना है थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ठीक है, डिराइव हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स यूज करके, बट उस डेरिवेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद भी हम वो डेरिवेशन नहीं देखेंगे। तो KB के लिए किसी सॉल्वेंट का KB जो है, तो किसी सॉल्वेंट का KB जो है दैट इज गिवन बाय R इंटू TB स्क्वायर बाय द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है। पूरी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, यूनिट्स वगैरह की। ठीक है, इस पे क्वेश्चन वगैरह जनरली जेईई में तो खैर बिल्कुल ही नहीं आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा रहता है, बट फिर भी पता होना चाहिए, कभी दिख जाए थोड़ा मोड़ा, है ना। तो अब सुनो यहाँ पे क्या है। तो R तो आप सब लोग जानते ही हो भाई, R इज व्हाट,
द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो TB क्या है? TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हर सॉल्वेंट का अपना खुद तो एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मान लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तुम जानते हो क्या होता है 1 atm पे। और L वेपराइजेशन क्या है? L वेपराइजेशन इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, जैसे लेटेंट हीट के बारे में तुमने सुना है ना कि कोई भी चीज जब मेल्ट करती है या बॉयल करती है तो हीट एब्जॉर्ब करती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। अगर जानते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं जानते हो तो भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है वो तुम लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। मैं भी पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में, और रविराज सर भी पढ़ाएंगे हीट एंड कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में। तो लेटेंट हीट होती है जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है ना, जैसे थोड़ा बहुत तो सुना होगा यार, गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसको हिंदी में। तो आइस से जब मेल्ट होके पानी बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जैसे तुमने सुना है कि गर्म करने पर क्या होता है, हीट, जैसे किसी चीज को गर्म करते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ता है। लेकिन जब फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है ना, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे बर्फ से पानी हीट एब्जॉर्ब होके बनाता है, लेकिन बर्फ जो रहता है वो भी 0 पे बनता है, और जो पानी रहता है वो भी 0 पे बनता है। तो इस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं, हिडन हीट। मतलब बर्फ हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा पिघलते समय, लेकिन चूंकि टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा, तो तुम्हें बाहर से देखने में लगेगा कि कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब जब वो पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब उसको गर्म करोगे तो टेम्परेचर राइज करना चालू करेगा। फिर वो पानी से स्टीम बनाएगा, तो यहां पर भी लेटेंट हीट आ जाएगी। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्योंकि पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्टीम बनेगा वो भी 100 ही पर बनेगा, लेकिन इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के पास पहुंचकर जो हीट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन उससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, उस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट मतलब हिडन। ठीक है, तो बर्फ से पानी जब बनता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है, पानी से जब स्टीम बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो भी हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, बट फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फिलहाल, लेकिन इन सब बातों की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है भाई। अब इसमें थोड़ा सा यूनिट वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो यूनिट क्या है, देखो एसआई यूनिट में अगर काम कर रहे हो तो केबी का यूनिट तो आप जानते ही हो पहले से क्या होता है, तो बाकी सारी चीजों की यूनिट का आपको ध्यान रखना है। तो यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो KB इज इक्वल्स टू R इंटू TB स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मान लो SI यूनिट्स में अगर काम किया तो R को तुमने डाला जूल पर मोल इंटू केल्विन, समझ गए, जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, या 25/3 भी बोलते हो। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को केल्विन में डालना है, तो ये आ जाएगा केल्विन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की यूनिट होती है जूल पर केजी, है ना, जूल पर केजी। मतलब जैसे मान लो पानी का दिया हुआ है कि लेट अस से कुछ भी एक वैल्यू, जो भी वैल्यू होती हो, है ना,
x जूल पर केजी। तो इसका मतलब है 1 किलो पानी x जूल हीट एब्जॉर्ब करेगा जब वो वाटर से स्टीम में बदलेगा, तो ये जूल पर केजी में होगा। तो अब आई होप आप यहां से समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट आ जाएगा ना भाई। क्या यूनिट आएगा? यूनिट आ जाएगा केल्विन से केल्विन कटेगा और जूल से जूल कटेगा, जो केबी का जाना पहचाना यूनिट है केल्विन केजी पर मोल। आ जाएगा। समझ गए ना बात को? अच्छा, इसको नोट करो जल्दी से। यस सर। आगे की कहानी सुनाते हैं, कितना नोट करो जल्दी जल्दी। नोट हो गया सबका? नो सर। देखो लिखो जल्दी। हो गया। हो गया सर। इसमें जो कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, एक बार फॉर्मूला को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। ठीक है, RTB स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बेटा ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसको आप डालोगे जूल पर केजी और कैलोरी पर केजी में। समझ गए बात को? अब इसको अगर जूल में डाल रहे हो तो आर की वैल्यू जूल में डालोगे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। समझ में आया बात का मतलब? और इसको अगर कैलोरी में डाल रहे हो तो आर की वैल्यू कैलोरी में डालोगे, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो अगर ये जूल पर केजी में है तो आर की वैल्यू जूल पर मोल केल्विन में जाएगी। क्या होती है आपको मालूम है। और इसकी वैल्यू अगर कैलोरी में है, मतलब बहुत सिंपल सा है, ये जूल में है तो ये भी जूल में डालो, ये कैलोरी में है तो ये भी कैलोरी में डालो। ठीक है, और कैलोरी में आर का वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो कि 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है। ठीक है, तो अगर ये जूल में है तो आर भी जूल में, ये कैलोरी में है तो आर भी कैलोरी में। अच्छा, फिर क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में तुमको जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो पर ग्राम दिया रहेगा। ठीक है, जैसे पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये बड़ा कॉमन सा डेटा है जो बहुत बार फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आएगा, याद नहीं करना है खैर। तो बहुत बार तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम में दिया रहेगा। तो पर ग्राम में दिया है मतलब 1 ग्राम के लिए तुम्हें दिया हुआ है। तो 1 ग्राम के लिए अगर तुम्हें दिया हुआ है तो तुम 1000 ग्राम के लिए निकाल सकते हो ना भाई। पर ग्राम मतलब 1 ग्राम इतनी हीट एब्जॉर्ब करता है, तो 2 ग्राम कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा इंटू 2, 1000 ग्राम कितनी करेगा इंटू 1000। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारी किताबों में वो लोग स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला उठा के चिपका देते हैं, बस RTB स्क्वायर अपॉन 1000, इसको रट्टा मार लो। लेकिन क्या है, बच्चे समझ नहीं पाते कि 1000 क्यों आया वहां पे। तो 1000 समझ में आ रहा है अभी क्यों आया है? ये वाला फॉर्म कब यूज होगा बोलो? when will you use this relation? ये 1000 किस लिए है? ये 1000 उस लिए है जब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको गिवन है जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम में। तो पर ग्राम का आपको पता है तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए क्या बात को सभी बच्चे? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। समझ गए ना बेटा 1000 क्यों आ रहा है?
यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम में अगर दिया गया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमको डेल्टा एच डेल्टा एच एक तरह से हीट ही होता है। एल वेपराइजेशन बोले या डेल्टा एच बोले, डेल्टा एच भाई एल जो है वो थोड़ा फिजिक्स वाला टर्म है और डेल्टा एच जो है केमिस्ट्री वाला टर्म है। ठीक है, तो डेल्टा एच मतलब हीट है बेसिकली, ऐसे समझो तुम फिलहाल के लिए। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन तुम्हें दिया गया है, मान लो कैलोरी पर मोल में दिया हुआ है, पर मोल, या फिर जूल पर मोल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे भाई? तो ऐसे केस में भी कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है। पर मोल अगर आपको दिया हुआ है तो आप मोलर मास से डिवाइड कर देते हो। देखो तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आर टीबी स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। और ये जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है, दिस डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इन कैलोरी पर मोल और जूल पर मोल। ये रिलेशन समझ में आया कैसे आ रहा है भाई? मान लो मुझे पानी का दिया हुआ है x कैलोरी प्रति मोल, तो प्रति मोल मतलब 18 ग्राम पानी हो गया ना। तो वो जो पर मोल वाली वैल्यू थी उसको मैंने 18 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो 18 ग्राम की थी। तो 18 से डिवाइड किया तो 18 चला गया ऊपर, तो अब ये पर ग्राम बन गया, और पर ग्राम बन गया तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, ये तो पहले से जानते हो। इस पर बेस वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते नहीं है, बस पढ़ने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन आर टीबी स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान रखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर केजी में होना चाहिए, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें 1 ग्राम का पता है तो तुम्हें 1000 ग्राम का निकालना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर पर मोल में है तो जो भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड करो तो पर ग्राम आ जाएगा, और पर ग्राम वाले को 1000 से मल्टीप्लाई करो। क्या ये बच्चों को समझ में आया सबको थर्ड वाले चीज? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट करो जल्दी, फटाफट फटाफट नोट करो। हो गया, नोट हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़ते हैं बेटा। इसी तरह से केएफ के लिए सेम टाइप का फॉर्मूला होता है। केएफ के लिए फॉर्मूला होता है R इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टीएफ क्या होता है? टीएफ होता है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन, डिग्री में नहीं। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अरे अरे एक मिनट, ये एल वेपराइजेशन नहीं, यहाँ पे यहां पर एल फ्यूजन, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंड व्हाट इज एल फ्यूजन? एल फ्यूजन आप जानते ही हो क्या होता है। एल फ्यूजन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना? एंड अगेन यहां पर भी वो सारी बातें सेम टू सेम एज इट इज अप्लाई होंगी, कि इस एल फ्यूजन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें? इसे आप डालोगे जूल पर केजी और
कैलोरी पर केजी में. If you are putting it in joule, then R should be in joule, and if you are putting it in calories, then R should be in calories, right? This is the first point. Second point, अगर ग्राम में दिया गया होगा तो फिर से सेम लॉजिक से R into TF स्क्वायर अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेम चीज है यहां पर भी, बिल्कुल सेम टू सेम. जब ये दिया हुआ है जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम में, राइट. एंड फाइनली अगर कभी हम लोगों को डेल्टा एच दिया हुआ है पर मोल में, तो हमको मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो पर ग्राम में आ जाएगा और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमको डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है, डेल्टा एच फ्यूजन हमको किस यूनिट में दिया गया होगा? ये हमको दिया गया होगा कैलोरीज जूल पर मोल. अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए. इसका ऑडियो ऑन है, ठीक है. तो ये दिया गया होगा कैलोरी पर मोल और जूल पर मोल, राइट. तो बहुत ज्यादा ये फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं, बट फिर भी जो है एक बार जानकारी के लिए हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, समझ में आई ये बात यहां तक? Yes, sir. नोट कर लो पूरा. नोट कर लिया भाई सभी ने? Yes, sir. ठीक है. तो दैट कंप्लीट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और अब आप जो है वो सेक्शन मैं बता देता हूं आपको. पैकेज में से एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ, एक सेक्शन आपका जे बचा हुआ है, ठीक है. मॉडल कौन है भाई? क्या हो गया इसको? क्यों हाथ उठा रहे हैं? रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं.